Assalamualaikum students and welcome to Global Future Schools. Students, this is your first year chemistry class. I am Dr. Gazwan and the topic for today's discussion is again very important, that is about the yields. हमारे पास डिफरेंट यील्ड्स होती हैं, थ्योरेटिकल यील्ड होती है, एक्चुअल यील्ड होती है और परसेंटेज यील्ड होती है। और हम चैप्टर 1 जो कि स्टोकियोमेट्री है उसको हम पढ़ रहे हैं। ये उसका लास्ट टॉपिक है। हम इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, कंपेयर करेंगे और हम बेसिकली ये देखेंगे कि ये टॉपिक अंडरस्टैंड करने के बाद आपका यानी इसका हमारा लर्निंग आउटकम क्या है, आप इसमें कौन से क्वेश्चन, कौन से अंडरस्टैंडिंग आप इसकी हुई है। तो बेसिकली इसमें क्या आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द गिवन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी टू ऑफ द फॉलोइंग मे बी डिटरमिन्ड। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और परसेंटेज यील्ड कि अगर इनमें से कोई दो दी हुई है तो आप तीसरी फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड वो भी मैं आपको बताती हूँ, बहुत इजी है। जो हमने पीछे अभी लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट में हम जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो वो बेसिकली वही थ्योरेटिकल यील्ड है। तो अगर आपको रिएक्टेंट्स के मास दिए हुए हो या मोल्स दिए हुए हो तो आप थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर वही रिएक्शन एक्चुअली प्रैक्टिकली करके दिया हुआ हो तो उसका आपको आंसर दिया हुआ तो आप परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको यानी इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले मोल का टॉपिक भी अंडरस्टैंड होना जरूरी है और लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक भी अंडरस्टैंड होना जरूरी है। इसको थॉरली अंडरस्टैंड करने के आप इसको डायरेक्ट करेंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग मोल, विदाउट अंडरस्टैंडिंग लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, फिर आपको इसकी कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप मोल वाले लेक्चर देखें, लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला लेक्चर देखें, उसको थॉरली अंडरस्टैंड करें, फिर ये बहुत ईजी है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, मैं आपको ये लफ्ज यील्ड के बारे में क्लियर करना चाहती हूँ कि यील्ड क्या होती है। हम फसल को कहते हैं जैसे यील्ड है। अब फसल के आते ही हमारे माइंड में आता है जी गंदम की कोई फसल है, वो जी हमारे पास कॉटन की फसल है, गन्ने हैं। तो कोई भी चीज जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती है हम उसको यील्ड कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट यानी जो चीज हम फाइनली लेना चाहें वो हमारी प्रोडक्ट कहती है, उसको हम यील्ड कहते हैं या प्रोडक्ट उसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड बना, हमने सोडियम डाला, क्लोरीन डाली, हमारे पास सोडियम क्लोराइड आ गया, तो सोडियम क्लोराइड हमारी यील्ड है, यानी ये प्रोडक्ट हमारी, इसी को हम यील्ड कहेंगे, ये प्रोडक्ट है या यील्ड कहेंगे। इस तरह से वाटर की फॉर्मेशन ये हमारी प्रोडक्ट है और यही हमारी यील्ड है। इस तरह से आपने किचन में कोई चीज बनाई, कोई बर्गर बनाया, कोई सैंडविच बनाया, कोई रोल बनाया, कोई अपनी केक बनाया, तो जो फाइनल आपके पास चीज आई वो आपकी यील्ड है, वो आपकी प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब है कि यील्ड कैलकुलेटेड बाय सम इक्वेशन, कि आप उसको कैलकुलेशन करके ले आए या पका के बना के कोई फसल उगा के ले आए, वो क्या कहलाएगी, यानी एक्सपेरिमेंट करके, तो वो आपके पास, उसको हम यील्ड कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सर्कल में आ रही है इस सब चीजों को, यानी जो प्रोडक्ट साइड पे जो भी चीज होगी वो सारी हमारी क्या होगी, उसको हम यील्ड कहते हैं। अब इसको हम आगे 2-3 उसकी टाइप्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। थ्योरेटिकल यील्ड, नाम से है थ्योरी, कोई कैलकुलेशन की, हमने कागज पेंसिल पे कुछ लिखा कि ये हम ये इतना रिएक्टेंट ये डालें, इतना रिएक्टेंट ये डालें तो हमारी प्रोडक्ट इतनी आनी चाहिए। तो यानी हमने कैलकुलेशंस करके, अभी हमने उसका कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया, हमने अंदाजा लगाया कि ये इतनी, जैसे अब पीछे लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला, अभी आपको यही बात मैं रिकॉल करूं कि आपको प्रोडक्ट दी, रिएक्टेंट्स दिए, मास दिया या मोल दिया, आपने थ्योरेटिकली उसकी प्रोडक्ट निकाली कि ये प्रोडक्ट इतनी बनती है, तो बेसिकली वो थ्योरेटिकल यील्ड है। यानी वो जो कैलकुलेट करके थ्रू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आए हैं वो क्या कहलाएगी, थ्योरेटिकल यील्ड। So the quantity of a product calculated from a balanced chemical equation is called theoretical yield। यानी अब वाटर की फॉर्मेशन है, H2O, O2 है जी, हमने एग्जैक्ट 4 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं, 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारे पास 36 ग्राम जो वाटर आना चाहिए मैक्सिमम, तो वो हमारी क्या होगी, थ्योरेटिकल यील्ड, यानी कैलकुलेशन से। इस तरह सोडियम क्लोराइड के लिए इतना सोडियम डाले, इतना क्लोरीन डाले तो इतनी आनी चाहिए, तो ये हमारी थ्योरेटिकल यील्ड कहलाएगी। एक्चुअल, रियल, एक्सपेरिमेंटल, कि अब वही चीज हम उतनी ही अमाउंट जो हमने कैलकुलेशन करके निकाली वही हम लैब में ले जाते हैं, रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं। अब वो प्रोडक्ट कितनी आई है वो हमारी एक्चुअल होगी। अब वो थ्योरेटिकल से कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती है।
उसकी रीजन क्या होगी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो एक्चुअल या रियल क्या होगी ये, क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट दैट इज actually produced in a chemical reaction by performing some experiment, this is called actual yield. फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम क्लोराइड की प्रिपरेशन करें, अमोनिया बनाए लैब में, हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाए, उसके लिए जो भी रिएक्टर्स यूज हुए हैं, एक तो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके देख रहे हैं तो वो थ्योरेटिकल यील्ड, अब हमने रियल में उसको बना के देखा तो अब जो हमारे पास इन हैंड प्रोडक्ट आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, एक्चुअल यील्ड कहलाएगी। इसी तरह से इंडस्ट्री में अल्कोहल्स प्रिपेयर होती है तो अल्कोहल की जो एक्चुअल अमाउंट होगी या उसका ग्राम होगा या उसका लीटर होगा, वॉल्यूम होगा, तो वो क्या होगी, हमारी एक्चुअल यील्ड होगी। इसी तरह से आप सैंडविच, पिज्जा, बर्गर, केक, कपकेक जो भी आप बनाते हैं, जो एक्चुअल में हम आपके पास बनता है, अब बीच में वो कहीं बर्तनों पे लगा रह गया, वो एक अलग चीज है। जो आपके पास एक रियल में प्रोडक्ट आ गई तो वो क्या कहलाई, आपकी एक्चुअल यील्ड कहलाती है। अब ये देखिए कि आपने फसल लगाई, पानी दिया, उसको धूप दी, जगह दी, टाइम दिया, जो भी किया, एंड में जो आपके पास चीज है वो क्या हुई, यील्ड। तो ये जैसे कि हमारे पास गंदम में एक यील्ड है ना, ये एक्चुअल यील्ड है। चीनी जो एक रियल बन के आपके सामने है, ये भी एक्चुअल यील्ड है। तो ये अब एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड में एक थोड़ा फर्क होता है। थ्योरेटिकल तो इन रिटन होगी जी, किताबों में लिखी हुई कि हमने कैलकुलेशन करके दी, एक्चुअल पर परफॉर्म करके दिया। अब एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। और कोई भी रिएक्शन शुरू करने से पहले जो एक साइंटिस्ट होता है उसकी क्या इंटेंशन होती है कि वो इस रिएक्शन की एफिकेसी को जाने कि ये कितना एफिशिएंट है, कि अगर मैं इकोनॉमिकली इसको मैं करूं, थ्योरेटिकली वो इतना दे रहा है तो एक्चुअली वो इतना देता है तो वो कितने परसेंट है। तो बेसिकली होता है कि वो परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करे। तो जो एक्चुअल यील्ड होती है उसको जब हम डिवाइड करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज यील्ड आती है। इसको हम आगे कैलकुलेट भी करेंगे। अब एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। अब पहले तो मैं आपको एक सादा एग्जांपल से समझाती हूँ। लाइक आप एक केक बना रहे हैं जिसके लिए आपको शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए, आपको फ्लोर चाहिए, आप उसके अंदर एग्स चाहिए है, आप उसको बीट करते हैं। अच्छा, अब आपने अब गौर किया उन चीजों को कि जब आप उसको ट्रांसफर करते हैं तो बहुत सी चीज पीछे लगी रह जाती है, किसी वॉशिंग में यूज हो जाती है, आप एग का छिलका एक्स्ट्रा यूज कहीं फेंक दिया, उसके अंदर कुछ एग लगा रह गया। तो अब जो वो सारे का सारा जो प्रोडक्ट में बनी उसमें कहीं ना कहीं वो, अब आप उस केक को निकालते हैं बर्तन से, कुछ बीच में लगा रह जाएगा। ये एक छोटी सी एग्जांपल है। अब जो हमने कैलकुलेशन के तो हम समझते हैं कि सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली करते हुए वो कहीं ना कहीं बीच में रह गया, वेस्ट हो गया। तो एक्चुअल यील्ड कम आती है हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से। उसकी ये रीजन होती है, साइड रिएक्शन में प्रोड्यूस सम बाई प्रोडक्ट। अब हम एक प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं लेकिन साथ साथ और चीजें भी बन रही होती हैं। हम समझते हैं कि हमारा रिएक्टेंट पूरे का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया जो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट है, लेकिन साथ में दूसरे प्रोडक्ट्स भी बन रहे होते हैं, तो कुछ रिएक्टर्स उनमें भी कंज्यूम हो रहे होते हैं। तो इस वजह से एक्चुअल यील्ड असल में कम होती है। सम ऑफ द रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, बहुत से कुछ उसमें चीजें होंगी जो रिवर्स हो जाती हैं, यानी वो वापस कुछ ब्रेक होकर प्रोडक्ट रिएक्टर भी बना सकती हैं। इस वजह से भी एक्चुअल यील्ड कम हो सकती है। मैकेनिकल लॉस, अभी मैंने एक एग्जांपल दी, मैकेनिकल लॉस, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आपने केक किया, कट गया, कुछ प्लेट में लगा रह गया, कुछ बॉल में लगा रह गया, तो वो उसकी यील्ड कम हो गई। अब मैकेनिकल लॉस और तरह से भी होते हैं कि आपने कहीं पे फिल्टर करना पड़ गया प्रोडक्ट को, फिल्ट्रेशन के दौरान फिल्टर पेपर पे लगा रह दिया, डिस्टिलेशन की कुछ वेपर्स बाहर निकल गया, कुछ आपके प्रोडक्ट मतलब आपने कलेक्ट कर ली, सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर रहे हैं तो फनल में कुछ लगा रह गया, वॉशिंग के दौरान, ड्राइंग के दौरान, उसके क्रिस्टल बनाने के दौरान वो कहीं ना कहीं उसका लॉस हो जाता है। अगर तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहा है तो वो लॉस कम होगा, अगर इनएक्सपीरियंस्ड है तो फिर लॉस ज्यादा होगा, लेकिन लॉस होगा, हर सूरत में होगा। तो दैट्स व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये आपके सामने ये जैसे फिल्टर पेपर है ना, फिल्टर कर रहे हैं प्रोडक्ट, हमारे फिल्टर पेपर पे लगी रह जाएगी, कहीं ना कहीं हम उसको जितना मर्जी उसको निकाले लेकिन वो प्रोडक्ट हमारी लगी, जहाँ पे लॉस हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए क्रिस्टल्स बन रही हैं, यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे बनी है पहले ये बनी है, ये हमने सेपरेट कर ली, फिर भी बीच में बनी रहेगी, फिर भी तो कुछ ना कुछ उसमें लॉस हो जाता है। इसी तरह ये डिस्टिलेशन का लगाया हुआ है कि यहाँ से चीज
इसको हीट कर रहे हैं, डिस्टिलेशन से इधर आ रही है, मे बी यहाँ से कहीं एवेपोरेट हो जाए, कुछ वापस रह जाए, तो इस सूरत में कहीं ना कहीं लॉस होता है, इसको कहते हैं मैकेनिकल लॉस। तो एक्चुअल हीट ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल हीट, सो वी हैव द परसेंटेज हीट, एक्चुअल हीट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल हीट इनटू 100, दैट इज परसेंटेज हीट। अब हीट है क्या बेसिकली, इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक तो डिफाइन करें, फिर वो लेस क्यों होती है, मैंने अभी आपको पॉइंट बताया उनका डिफरेंशिएशन, आप एक लाइन लगाएं, इधर एक्चुअल हीट, प्रोडक्ट थ्योरेटिकल हीट के आप सारे पॉइंट्स लिखें, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिखें, उनकी डेफिनेशन लिखें, उनकी एग्जांपल। हाउ विल यू कैलकुलेट द थ्योरेटिकल हीट एंड परसेंटेज इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये अभी हम आगे करते हैं। थ्योरेटिकल हीट कैसे कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज हीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कैसे करनी है, ये एक हमारे पास एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक में दिया हुआ है बी पार्ट में। अब जरूरी इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही आएगा, ये आपको थॉरली अंडरस्टैंड करवाने के लिए। Following reaction never goes to completion, therefore less amount of ammonia is obtained than expected theoretically। ये रिएक्शन ऐसा है कि हम थ्योरेटिकली कंसीडर करते हैं कि ये सारा कंप्लीट रिवर्सिबल नहीं है, नॉन रिवर्सिबल है, लेकिन जब एक्चुअल करते हैं तो ये रिवर्सिबल है बेसिकली अमोनिया फॉर्मेशन। अब लिखा हुआ है 42 ग्राम ऑफ H2 का दिया हुआ 42 ग्राम और 120 ग्राम बनता है अमोनिया। कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया की परसेंटेज, यानी टोटल जो अमोनिया बन गया वो 120 ग्राम बन गया, ये हमारे पास एक्चुअल यील्ड है। ठीक है, अब 40 ग्राम ऑफ H2 आपको गिवन है। अब हम इसकी हेल्प से अमोनिया की पहले तो थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला कॉन्सेप्ट, अगर तो दोनों को दिया होता तो फिर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे जो एक ही का दिया हुआ है उसी की हेल्प से आप अमोनिया का फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टेप था, रिकॉल करें, आप आंखें बंद करके मोल्स को मैस में कन्वर्ट करें। मैस ऑफ H2O डिवाइडेड बाय H2 डिवाइडेड बाय मोलर मैस, इसका 2 है तो 21 मोल्स, यानी हाइड्रोजन के 21 मोल्स। अब 21 मोल्स है तो हम इसकी हेल्प से अमोनिया के मोल्स फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल वही रेशो वाला, इधर आप अमोनिया लिखें, इधर हाइड्रोजन लिखें। हाइड्रोजन इक्वेशन बताती है कि जब 3 मोल्स हाइड्रोजन के कंज्यूम होते हैं तो अमोनिया के 2 मोल्स बनते हैं, जब इसका 1 होगा तो इसका कितना होगा 2/3, और 21 मोल से कितना होगा वो मल्टीप्लाई होगा तो 14 मोल्स ऑफ अमोनिया बनेगा। अब इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, मैस में, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 17 मैस इनटू मोल्स इनटू मोलर मैस, तो 238 ग्राम। अब कैलकुलेशन के दौरान यानी थ्योरेटिकल यील्ड आई आपके पास 238 ग्राम। अब एक्चुअल आई 120, देखें वो उससे कम है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल इनटू 100, तो आपके पास आंसर आ गया। तो यानी ये रिएक्शन 50% एफिशिएंट है, 50.5%। होपफुली ये क्लियर होगा। अब हमारे पास अगली एग्जांपल है स्मॉल पीस ऑफ प्योर एल्यूमिनियम दैट इज अ मेटल हैविंग ए वॉल्यूम। अब वॉल्यूम से स्टार्ट कर लिया, सिर्फ मास से नहीं, क्या वॉल्यूम से भी हो सकता है। रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ HCl, HCl एक्सेस है। अब व्हाट इज द वेट ऑफ H2 लिबरेटेड, H2 कितना बनी वो आपने कैलकुलेट करनी है, और डेंसिटी आपको गिवन है। वेरी सिंपल, डेटा लिखें, इक्वेशन पहले तो हमने बैलेंस लिख ली, उसके बाद वॉल्यूम है एल्यूमिनियम का जो कि 2.50 है, ठीक है, उसकी डेंसिटी दी हुई है 2.70। आपको पता है डेंसिटी मैस अगर आपने H2O का वो आपने कैलकुलेट करना है। अब हमने एल्यूमिनियम से स्टार्ट करना है, उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, डेंसिटी भी दी हुई है, तो हमने उसका मैस निकाला। आपको पता है डी डेंसिटी m/v के बराबर होता है, मैस किसके बराबर होगा, डेंसिटी m/v, तो मैस होगा d इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो 2.5 और ये मल्टीप्लाई होगा। अब हमारे पास एल्यूमिनियम के ग्राम्स आ गए। तो यानी कहीं से भी आपको स्टार्ट करके उसको ग्राम टू मोल्स तक ले जाना है। अब ग्राम्स आ गए, अब आप इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग इट्स एटॉमिक मास। एल्यूमिनियम का 27 होता है, तो आपके पास मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब वेरी सिंपल, इसकी मोल्स की हेल्प से हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड आउट कर लें फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये देखो, जिसको फाइंड आउट करना वो इस साइड पे है, जिसकी हेल्प से करना वो इस साइड पे। इक्वेशन बता रही है कि एल्यूमिनियम को जब 2 मोल्स होते हैं तो हाइड्रोजन का 3 मोल्स बनते हैं। जब इसका 1 होगा, इसका 3/2, 3/2, यहाँ पे ये 3/2 होना है, ठीक है। जब इसके 0.225 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास 0.375 मोल्स ऑफ H2 आ जाएंगे।
तो अब जब आप उसको वापस मोलर मास के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.75 ग्राम। अब ये क्या है, आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है, ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच सिल्वर क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 120 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सॉल्यूशन ऑफ 52 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। वेरी सिंपल, आपको ये दोनों मैथ्स दिए हुए हैं, इक्वेशन लिखें, उसके बाद ये वैसे ही 1:1 रेशियो के साथ जा रहे हैं, आप कैलकुलेट कर लें, डायरेक्ट उसके मोल्स निकाल लें, पहले आप इन दोनों के मोल्स निकालें, ठीक है। अब ये आपको बता रहे इक्वेशन से, चूंकि 1:1 है तो आप लिख के कर लें या वैसे ही, तो वो उतने मोल्स ही उसके बनेंगे सिल्वर क्लोराइड के, उतने मोल्स ही 0.88। अब यहाँ पे आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है, जो कम प्रोड्यूस कर रहा है ये, जो कि सिल्वर क्लोराइड है 0.707 सिल्वर नाइट्रेट की हेल्प से। तो इसकी हेल्प से हम इसके सिल्वर क्लोराइड के यानी इसके मोल्स को मैस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसकी यील्ड आ जाएगी। ये हम पिछले टॉपिक में भी इसको क्लियरली कर चुके हैं। तो अब आपने सॉल्व करनी एग्जांपल 1.9, 1.10 और एमसीक्यूज एक्सरसाइज के चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। और इसमें मैक्सिमम हमने इसमें एग्जांपल्स भी की, सारे न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस भी, और अब आपने और लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किए। अब आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, जब आपने सारा टॉपिक्स अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यील्ड्स, उनके न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस, उनके डेफिनेशंस। तो हम नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर।